हेलो एवरीवन। आज के करंट अफेयर्स सेक्शन में हम कल की हुई कुछ लेटेस्ट खबरों की चर्चा करेंगे। पहली खबर है रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान। दिल्ली सरकार ने 2020 में 16 अक्टूबर को ये अभियान शुरू किया था और इसके पीछे का लॉजिक था कि जब भी रास्ते में रेड लाइट मिले और आपकी गाड़ी रुके तो आपको अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, जिससे ईंधन की भी खपत कम होगी, पर्यावरण भी कम प्रदूषित होगा और साथ ही साथ नॉइज़ पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। 2020 में जब ये पहल शुरू की गई थी तो 2021 तक के डाटा के अनुसार जो इस पहल से पहले लगभग 20% वाहन चालक अपने आप बंद कर देते थे, पर वो सुधार 80% तक हो गया था कि अब 80% तक जो है वाहन चालक अपना इंजन बंद कर रहे थे। अभी हाल ही में दोबारा उसको अपने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को ये चीज़ फिर से भेजी है कि हमें इसको पुनः लागू करने की अनुमति दी जाए। उपराज्यपाल ने इसे वापस कर दिया है क्योंकि उनके अनुसार ये एक अस्थाई सॉल्यूशन है, स्थायी सॉल्यूशन नहीं है। आपको स्थायी चीज़ों पे काम करना चाहिए और इससे शॉर्ट टर्म असुविधा भी हो सकती है, जिससे हमारे दिल्ली की शांति व्यवस्था में खतरा पहुंच सकता है। ये उपराज्यपाल का कथन है। अगली खबर में है गुजरात में मोरबी जिले में मच्छू नदी पर तारों का पुल टूटने से 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई। आप न्यूज़ में भी ये देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपको याद रखना है एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से कि ये घटना मच्छू नदी पर हुई है, मोरबी ज़िले में हुई है। सबसे ज़रूरी बात ये है। अगली न्यूज़ पर आते हैं। अभी ट्विटर से संबंधित हाल ही में न्यूज़ आई है कि इलॉन मस्क जो इस समय विश्व के सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है। भारत सरकार और ट्विटर के जो समस्याएं हैं उससे संबंधित न्यूज़ में आपको ये क्रम याद रखना है। सबसे पहला समस्या आया था जब फरवरी 2021 में किसान आंदोलन के लिए भारत सरकार ने ट्विटर से कहा था कि आप उससे संबंधित पोस्टों को हटाइए। ट्विटर ने कहा हम नहीं हटाएंगे। उसके बाद भारत सरकार एक नियम लाई कि IT एक्ट 2021 में भारत सरकार ने ये चीज़ जोड़ दी कि कोई भी पोस्ट जो की जाएगी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा, उसमें एक मध्यस्थ होना चाहिए, एक अनुपालन अधिकारी होना चाहिए जो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि जब भारत सरकार या कोई अन्य सरकारी संगठन उससे ये जवाब मांगे कि आपने इस पोस्ट को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की है, तो उसका उत्तर दे। ट्विटर ने अभी तक उसको अनुपालन अधिकारी को नहीं भरा है उस पोस्ट को। इस पर भी भारत सरकार और ट्विटर की लड़ाई चल रही है। इलॉन मस्क ने कहा है स्वयं कि इस तरह की व्यवस्थाएं अभिव्यक्ति की आज़ादी को खतरे में डालती हैं। भारत सरकार ने कहा है कि हम तो ऐसा करेंगे, आप जो कर पाएँ कर लें, वरना आप भारत से हट जाएंगे। भारत को लूज़ करना ट्विटर अफोर्ड नहीं कर सकता। वर्तमान में भारत के पास लगभग 2.6 करोड़ ट्विटर यूज़र्स हैं। मई 2022 में खालिस्तान के मुद्दे पे भी और सांप्रदायिक हिंसा के पोस्ट के लिए भी ट्विटर इंडिया के जो निदेशक हैं उन पे FIR भी की गई है। उस पर भी अभी जांच चल रही है। ये खेल लंबा चलेगा। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। योटा कंपनी जो साउथ की कंपनी है, उसने उत्तर भारत का ही पहला डेटा सेंटर नोएडा में लगाया है, जिसकी आधारशिला आज रख दी गई है। ये बनेगा ये लगभग 600 मेगावाट का है। इसके कारण उत्तर भारत में डेटा सेंटर की जो नीति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन आने की संभावना है। भारत विश्व में 20% डेटा की खपत करता है, पर हमारे पास सिर्फ 2% डेटा भंडारण की सुविधा है। इस तरह के डेटा सेंटर को खुलने से भारत की डेटा भंडारण में आत्मनिर्भरता बढ़ने की पूरी संभावना है। अगली खबर पे आते हैं। डिस्कॉम संकट। देखिए अभी हो क्या रहा है कि हाल ही में बिजली मंत्रालय ने इस बात पे चर्चा की है कि भारत में जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, जिन्हें हम डिस्कॉम कहते हैं, वो लगातार घाटे में और कर्जे में डूब रही हैं, जिसके कारण उनके बंद होने की संभावना है, जिससे बिजली की जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें भी समस्या आने की पूरी संभावना है। 2022 के आंकड़े अभी पूर्ण रूप से समायोजित नहीं हुए हैं। इसलिए मार्च 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार ही डिस्कॉम का कुल नुकसान 5.16 करोड़ है, 1.6 लाख करोड़ है। और इस पूरे नुकसान में सिर्फ 5 राज्यों का ही हिस्सा 73% है। तमिलनाडु,
तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा। महाराष्ट्र नहीं, सॉरी, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा का हिस्सा ही 73% है। राज्य सरकारों के भुगतान में देरी और सरकारी विभागों के बकाया से संबंधित ये है कि डिस्कॉम संकट के देखिए प्रमुख 2 कारण ये हैं कि राज्य सरकारें बिजली में सब्सिडी देती हैं आम लोगों को कि हम आपको सस्ती दर पर बिजली देंगे वोट के लिए, या फिर ये भी कि हिंदुस्तान में लोगों की आय इतनी ज़्यादा है नहीं, पर उस सब्सिडी को उन्हें डिस्कॉम को भुगतान करना होता है जो वो नहीं करती हैं। आपको 5 रुपये में बोल दिया, डिस्कॉम ने उसे 25 रुपये में बनाया है, आपको 5 रुपये में मिला है, लेकिन वो 20 रुपया डिस्कॉम को जो राज्य सरकारों को देना था वो उन्होंने नहीं दिया है। इस तरह से आप समझिए। तो राज्य सरकारों को भुगतान में देरी से भी डिस्कॉम को संकट है, क्योंकि ये भुगतान डिस्कॉम के राजस्व का 28% होता है। आप इमेजिन करिए 28% अगर आय आपकी रुक जाए तो उससे आपके बजट पे कितना असर पड़ेगा। साथ ही साथ विभिन्न सरकारी विभागों का भी डिस्कॉमों पर 65,000 करोड़ बकाया है, जिससे भी डिस्कॉम कर्जे में जा रही हैं। अब चूंकि डिस्कॉम इतने संकट में गुजर रही हैं तो डिस्कॉम को जो पैसा चुकाना है बिजली उत्पादन कंपनियों से डिस्कॉम खरीदती हैं और उसे राज्य सरकारों, प्राइवेट लोगों को बेचती हैं। डिस्कॉम का ये लॉजिक है। बिजली उत्पादन कंपनियां उसे बनाएंगी, फिर डिस्कॉम को बेचेंगी, डिस्कॉम उसे लोगों को बेचेगी राज्य सरकारों द्वारा या विभिन्न सरकारों द्वारा। अगर डिस्कॉम खतरे में है तो बिजली उत्पादन कंपनियां को भी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। डेटा के मुताबिक उत्पादन कंपनियों पर डिस्कॉम का 1.38 लाख करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ अभी भारत सरकार ने नगद रूप से दिया भी है। इस तरह से डिस्कॉम के संबंधित जो सुधार हैं उनमें अभी 4 सुधार किए जा चुके हैं, अभी आगे भी सुधार किए जाएंगे, परंतु अभी हाल में डिस्कॉम का संकट टलता दिख नहीं रहा है। अब आते हैं अगली बात पे। साइंस एंड टेक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल। हिंदुस्तान में अभी तक केवल बीटी कॉटन जो है वही एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है जिसका उत्पादन करने का भारत सरकार ने लोगों को अधिकार दिया हुआ है। पर अब दूसरी फसल एक और आ गई है, जीएम सरसों, जिसको लेकर किसान संगठन और किसान काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं। परंतु जीएम सरसों का उत्पादन अब अपने ट्रायल फेज पे पहुंच चुका है। जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों की इस किस्म का नाम है DMH11। इससे संबंधित अभी प्रक्रिया ये है कि नास या टास जो हैं, ये 2 हैं, ये हमारे कृषि से संबंधित बहुत बड़े थिंक टैंक हैं। नासा मतलब कृषि विज्ञान, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, और ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर साइंस। इन्होंने जानकारी दी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जीएम सरसों के लगभग 10 किलो बीजों के ट्रायल फेज की अनुमति दे दी है। उसे जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी से भी अनुमति मिल चुकी है। अब इन 10 किलो जो बीज अभी बनाए गए हैं इनका ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद इन्हें और अधिक बढ़ाया जाएगा। सारी चर्चा इस पर इतना विरोध क्यों हो रहा है, इसका यूज क्या है, इससे संबंधित बातें महत्वपूर्ण ये है कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी हम लोग हिंदुस्तान में अपने जो खाद्य तेल है उसका 65% आयात करते हैं। खाद्य तेल का 65% आयात किया जाता है, जिसके कारण हमें लगभग हर साल 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हमें हिंदुस्तान में ही खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाना होगा। अब परंतु समस्या ये है कि नई कृषि भूमि हम कहाँ से पैदा कर लें। तो नई कृषि भूमि चूँकि हम पैदा नहीं कर पाएंगे, इसलिए पुरानी कृषि भूमि पर ही जो सरसों खेती हो रही है उसी में उत्पादन बढ़ाना होगा। उसके लिए नए जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके सब किसानों की इससे समस्या ये हो रही है कि अगर हम घर पर ही आयात ज़्यादा करने लगे, उत्पादन ज़्यादा करने लगे, तो हो सकता है सरसों की कीमत घट जाए। जब भी कोई चीज़ अधिक मात्रा में होती है तो उसकी कीमत घट जाती है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है, किसान संगठनों की भी यही समस्या है। कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि शायद इसकी क्वालिटी नॉर्मल जो आयातित सरसों है उससे अच्छी ना हो। इस तरह की विभिन्न समस्याओं से अभी फ़िलहाल ये जूझ रही है, परंतु इसका ट्रायल फेज शुरू हो गया है तो आगे चल के इससे और जानकारी मिलने वाली है। अब आते हैं अगली बात पे।
पी नोट्स निवेश से बारे में एक जानकारी प्राप्त हुई है कि सितंबर में पी नोट्स के जरिए विदेशी लोगों ने भारत में 87,813 करोड़ का निवेश किया है। ये मात्रा हर महीने बढ़ती ही गई है। पी नोट्स के बारे में जानकारी ये होती है कि इनको प्रॉमिसरी नोट्स कहा जाता है। जो छोटे और मंझोले विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो अगर भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हो तो उन्हें उसके लिए आरबीआई से पी नोट की अनुमति लेनी होती है। आरबीआई उनकी स्क्रूटनी करता है कि कहीं आप किस संगठन से हैं, आप किस संगठन में जाना चाहते हैं, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग को रोका जा सके। इस सब को चेक करने के बाद अगर आरबीआई आपको पी नोट की अनुमति देता है तो आप इसके जरिए भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। अभी तक जो 87,813 करोड़ का निवेश हुआ है उसमें 81% शेयरों में, 9% जो भारतीय म्यूचुअल फंड जो बॉन्ड होते हैं उनमें, और 1% जो हाइब्रिड बॉन्ड होते हैं जिन्हें हेज फंड भी कहा जाता है या और भी मिक्स्ड बॉन्ड होते हैं उनमें लगाया गया है। ये लगातार बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण है चाइना से निवेश निकाल के भारत में लगाने की टेंडेंसी। ये टेंडेंसी अब विश्व में बहुत अधिक बढ़ गई है। लोग चाइना से अपना निवेश निकाल कर उसे भारत में लगा रहे हैं क्योंकि चाइना में सरकारी जो समस्याएं हैं वो अभी जो इकोनॉमिकल रूप से हैं वो बहुत अधिक बढ़ती जा रही हैं। बैंक फेल हो रहे हैं, सरकार जो है निवेशकों को पैसा फंसाने के लिए नियम बना रही है कि आप पैसा निकाल नहीं पाएंगे 10 साल 20 साल तक, जिससे निवेशक बहुत ही समस्या में आ गए हैं। और भारत सरकार इस समय ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत ही अधिक अच्छे काम कर रही है, जिससे यहाँ पर निवेश करना सरल भी होता जा रहा है। इस सरलता में एक सबसे बड़ा और भी एक चीज़ आया है जिसे आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। आरबीआई ने सीबीडीसी डिजिटल रुपए के सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार में प्रयोग की शुरुआत की है। इसका अर्थ क्या है? डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम आदि प्राइवेट करेंसी हैं। कुछ सरकारों ने, जैसे वेनेजुएला ने, चाइना ने भी अपनी सरकारी डिजिटल करेंसी निकाली है। उसी संदर्भ में आरबीआई ने भी भारत की डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे डिजिटल रुपया भी कहा जाता है, उसका निर्माण करने में लगभग 1 साल पहले उन्होंने नियम बनाए थे। उसका निर्माण हुआ है और अब 1 नवंबर से जो सरकारी बॉन्ड हैं उनके व्यापार में प्रयोग के लिए 9 बैंकों को उन्होंने इसकी अनुमति दी है ट्रायल फेज़ के लिए। इसके बाद इससे और अधिक, इस ट्रायल फेज़ के बाद जो परिणाम मिलेंगे उसके बाद इसका और अधिक प्रसार और इसमें और अधिक सुधार करने की पूरी संभावना है। आपको बस ये याद रखना है कि सरकारी प्रतिभूतियों में 9 बैंकों को भी अनुमति मिली हुई है और भारत की सरकारी डिजिटल करेंसी का नाम है डिजिटल रुपया या सीबीडीसी। अगली खबर पे आते हैं। कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स जो आपके प्रीलिम्स या और वनडे एग्जाम्स में काम आएंगे, जैसे कि 1 नवंबर को दीनानाथ भार्गव का जन्म हुआ था और दीनानाथ भार्गव का काम था संविधान के पन्नों को सजाने का। जगह जगह फूल पत्ती, अशोक चक्र, विभिन्न इमारतों को बनाने का काम दीनानाथ भार्गव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 2 परियोजनाओं की शुरुआत की है। बनासकांठा जिले के थराद में जल परियोजना की और अहमदाबाद के असरवा में रेल परियोजना की। इस समय वो सरदार पटेल जयंती के लिए गुजरात का ही भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ वो जगह जगह विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। और ये PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, लुइस एसेनियो लूला डी सिल्वा ने ब्राज़ील का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्होंने रियो बोल्सोनारो को 2% वोट के अंतर से हरा दिया है, जिसे बोल्सोनारो एक षड्यंत्र मान रहे हैं और उसके खिलाफ कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो अभी वो चुनाव जीते हैं, परंतु अभी उन्होंने पद ग्रहण नहीं किया है। चुनाव के बाद अभी केस हो सकता है, बहुत कुछ होने वाला है। पर आपको ये याद रखना है कि लुइस एसेनियो लूला डी सिल्वा ने ब्राज़ील का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। अगली खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ ने इकाना स्टेडियम में सरदार पटेल T20 राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपा मलिक। राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट का शुभारंभ इकाना स्टेडियम, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम भी कहा जाता है, वहाँ पर किया गया है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर ओलंपिक मेडलिस्ट दीपा मलिक भी हैं। और अब हम बात करते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। कल ही रानीपुर टाइगर रिजर्व को देश के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता मिल गई। उससे पहले ये एक वन अभ्यारण्य था। उत्तर प्रदेश का ये चौथा वन टाइगर रिजर्व होगा। इसके अलावा दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं।
मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से रानीपुर टाइगर रिजर्व मात्र 200 किलोमीटर की लगभग की दूरी पर है। जो अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच केन और बेतवा लिंक प्रोजेक्ट नदियों का जो लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके कारण जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसका लगभग 40% हिस्सा डूबने की आशंका है। अगर ये डूब गया तो उस इलाके के टाइगर कहाँ जाएंगे, इसलिए उसके विकल्प के तौर पर रानीपुर को टाइगर रिजर्व के तौर पर मान्यता मिली है और उसका 1 साल के अंदर उसका पूर्ण रूप से कायाकल्प भी कर दिया जाएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। इस तरह की और जानकारी प्राप्त करने, करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पे भी जो ग्रुप बना हुआ है उसको ज्वाइन करें। थैंक यू।